हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जो रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाएगा कि रिफॉर्म्स जो है ये 2.0 लाने की जो है ये जरूरत पड़ी क्यों आखिर। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जीएसटी है, टेल मी कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ रखी है तो यू विल नो कि इट्स अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बट बहुत ही बेसिक टर्म विच एवरी एस्पिरेंट शुड नो। ओके, सबसे पहले जो है वो जीएसटी लाया क्यों गया था, ताकि कंट्री में वन नेशन वन टैक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, सो दैट इंडिया में जो है वो काफी मल्टीपल टैक्सेस थे, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करना, बर्डन हो जाना कंपनीज पे कि टैक्स को कैलकुलेट करते रहे, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, इस चीज के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो जीएसटी रिफॉर्म्स लाए थे, सॉरी, जीएसटी जो है सिंपल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब जो है वो जीएसटी 2.0 लाया गया है, जिसमें और भी जो है वो मेजर रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो जीएसटी 2.0 जो है इसको लाने का मेन जो रीजंस थे, सबसे पहले था कि मल्टी स्लैब स्ट्रक्चर, कि 5%, 12%, 18%, 28%, फिर उस पे एक्स्ट्रा स्पेशल रेट्स या सेस को जो है इंक्लूड किया जाता था। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले क्या था कि एक चॉकलेट है, उस पे 28% जीएसटी लगता था, और उसी चॉकलेट से बनी हुई बिस्किट पे 18% जो है वो जीएसटी लगा जाता था। तो इसकी वजह से लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हुए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब जो है वो सिर्फ 15%, 18% और 40% का जो स्लैब जो है वो गवर्नमेंट ने रखा है, सो दैट इसको और सिंप्लीफाई जो है वो कर दिया गया है। सेकेंड जो मेजर रीजन था वो था कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस। देखो, कंपनीज जो है दे हैव टू फॉर्म द मल्टीपल रिटर्न फॉर्म्स। ठीक है, जैसे अब कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम को टैक्स लगा है, तो वो क्या करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, सिंपल एक ही, दे हैव टू फिल ओनली वन फॉर्म। लेकिन कंपनीज को क्या करना था, दे हैव टू गो थ्रू द मल्टीपल फॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये हिंडर कर रहा था किसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। ठीक है, पेंडिंग जो है उनके क्लेम्स रहते थे, आईटीसी क्लेम्स, उनको अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उस पे इम्पैक्ट हो रहा था। अब इसीलिए जो कंप्लायंस है उसको भी ईज आउट कर दिया गया है, जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा, थर्ड पॉइंट इसमें क्या था कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड द डिपेंडेंसी। स्टेट्स जो हैं उनको क्या करना पड़ रहा था, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। ठीक है, मतलब देखो, अगर आप किसी पे डिपेंड हो गए, अगर आप अपनी पॉकेट मनी के लिए जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो गए हो, ठीक है, तो फिर तो आपको खुद से कमाने की तो इच्छा रहेगी ना, क्योंकि रहेगी ही नहीं ना, क्योंकि आपको पेरेंट्स से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसीलिए लिया है कि ताकि जो स्टेट्स जो हैं वो भी अपने रेवेन्यू को जो है वो डाइवर्सिफाई कर सके, वेरियस अदर सोर्सेज को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, फोर्थ इसमें जो था, जो की रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स है, लाइक पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ये तो अभी भी जो है वो जीएसटी के आउटसाइड है, इनको तो अभी 2.0 में भी जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अगेन दिस इज अ टेंशन, ये आप इसमें भी लिख सकते हो कि क्यों रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रिब्यूनल का डिलेज, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है, अगर सपोज कोई भी जीएसटी रिलेटेड अगर डिस्प्यूट अकर किया है, तो वो सबसे पहले आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, आप जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल में जाओगे। ये अपना फैसला सुनाएगी, अगर आपको इसको अगर कोई इसके फैसले को कोई चैलेंज करेगा, तो वो सीधा हाई कोर्ट जो है वो वहां पे जाएगा। तो ये ट्राइब्यूनल जो है ये इस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा डिले हो रहे थे, इसीलिए जो है दीज आर द वेरियस रीजंस कि क्यों जो है वो जीएसटी 2.0 जो है वो लाया गया है। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज सॉरी, अगर नटशेल में बात करें, इसको सिंपलर बनाने के लिए, चीपर बनाने के लिए, इजियर बनाने के लिए, एंड टू बिल्ड द ट्रस्ट। नेक्स्ट इज कि क्या ये इकोनॉमी में बूस्ट करेगा डिमांड को। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स को कम किया जाए, फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक 100 रुपीज की कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, और उस पे क्या कर रहे हो, 28% जीएसटी जो है वो दे रहे हो, तो चीज आपको मिलेगी, कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा 128 का। अब अगर टैक्स जो है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से यू हैव टू पे ओनली 5% इजेंशियल चीजों पे। नाउ यू हैव टू पे ओनली 5 रुपीज। एक्स्ट्रा इनकम आपके पास जो है वो सेव हो रही है, मतलब दिस इज क्रिएटिंग द सेविंग्स। ठीक है, उस पैसे को आप कहीं और जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो यस, जो है डिमांड ये बूस्ट करता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव भी है। व्हाट इफ कि लोग जो हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से बच रही है, वो उसको सेव करना शुरू कर दें, मतलब कि उसको स्पेंड ही ना करें। ठीक है? बूस्ट टू डिमांड, फॉर एग्जांपल अगर एक घर में 2 पैकेट जो है अ, मिल्क के आते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, सपोज़ पहले वो लेट अस सपोज़ कि 20 के आते थे, जीएसटी रिड्यूस हुआ तो वो 15 के हो गए। दिस इज़ द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ₹5 बच गए। गवर्नमेंट सोच रही है कि ये ₹5 जो है, जो हाउसहोल्ड है या जो पर्सन है, वो किसी और चीज़ को खरीदने में स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, अगर लोग जो हैं इनको बैंक में जो है वो एज़ अ सेविंग्स रख दें, तो दिस इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। इससे क्या होगा, जो डिमांड जो है वो बूस्ट नहीं होगी। ठीक है? फिर उसके बाद है काउंटरिंग द एक्सटर्नल शॉक्स। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि यूएसए ने जो है वो 50% टैरिफ्स जो हैं वो इंडिया पे इम्पोज किए हैं। ठीक है? उसके साथ डील करने के लिए कैसे? देखो, सपोज़ करो एक कोई कंपनी है, वो यूएसए को जो है वो गुड्स जो है एक्सपोर्ट करती है। ठीक है? अब क्या हुआ कि इम एक्सपोर्ट्स किए, जो गुड जो है वो यूएसए में 100 का अवेलेबल होता था, वो अब 150 का अवेलेबल होगा यूएसए में। तो वहाँ पे जो डिमांड है यूएसए में कम हो जाएगी। ठीक है? रादर देन सेलिंग द गुड्स टू द यूएसए, अब वो कंपनी क्या करेगी, इंडिया में ही जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करेगी। ठीक है? और इंडिया में उसका प्रोडक्ट क्या पता जो है वो 90 का मिले, क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल शॉक्स जो हमें लगना था कंपनीज को बिकॉज ऑफ द यूएस के टैरिफ्स की वजह से, कंट्री ने क्या किया, हमारी कंट्री ने एक फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बूस्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, रेट्स को जो है वो कम कर दिया, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्रक्स अगर मैं इसका एक और बार आपको फिर से डिस्कस करूं, कि यूएसए के टैरिफ लग गए। ठीक है? जो प्रोडक्ट यूएसए में 100 का था वो 150 का मिलेगा। वो लोग वहां पे इसको नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि और भी तो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे ना। अगर इंडिया से जा रहे हैं, जो एप्पल्स वहां पे 100 के मिलते थे, अगर वो 150 के हो जाएंगे, तो वो सिर्फ हमारे एप्पल्स पे थोड़े ना डिपेंड है। देयर आर अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द एप्पल्स टू द यूएसए। तो कंट्रीज जो है, यूएसए जो है वो सस्ते चीप प्रोडक्ट्स को जो है, चीप एप्पल्स को प्रेफर करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री में जो जीएसटी रेट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दिया, सो दैट कि वो जो कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बिक जाए। ठीक है? क्यों बिकेगा इंडिया में? हाँ, इंडिया वाले क्यों लेंगे भाई, डिमांड अगर इतनी है। क्यों? क्योंकि यार रेट्स कम कर दिए गए हैं, तो लोग जो है वो सोच सकते हैं कि हाँ, सस्ते में मिल रहा है तो ले लेते हैं। दिस वाज द सिनेरियो। थर्ड जो इसमें है वो है रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कॉस्ट, की मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जीएसटी के लिए जो है कंपनीज बहुत ज्यादा फॉर्म्स पे जो है उनको फिल करती थी। बट अब क्या हो गया है कि अब जो है ये जो कंप्लायंस है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से कंपनीज किस पे, प्रोडक्शन पे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगी, नए नए प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट में लाएगी, ताकि जो है वो डिमांड जो है वो बूस्ट अप हो सके। नेक्स्ट कैवेट इसमें क्या है कि रेवेन्यू पे इम्पैक्ट। देखो, 2 वेज़ हैं इसको देखने की, कि पॉज़िटिवली जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ जो है वो कर सकता है, ठीक है? लैफर कर्व क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को रिड्यूस करे, ठीक है? टैक्स को कम कर दे, ताकि जो है जो टैक्स बेस है, मतलब ज़्यादा लोग उस टैक्स ब्रैकेट में जो है वो कवर हो सके। क्यों? क्योंकि देखो, जब टैक्स कम करेंगे तो लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और इससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है? दिस वाज़ द अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लैफर कर्व प्रिंसिपल। लेकिन व्हाट इफ कि जो रेवेन्यू अगर इंक्रीज ही ना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वो अपनी जो उनके पास इनकम बच रही है उसको सेविंग्स में डाल दें, तो इससे क्या होगा कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा, और गवर्नमेंट को जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कट करना पड़ेगा, जिसका जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? सिंपली टू से कि क्या जीएसटी जो रेट कट्स हुए हैं, क्या इससे इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है? देयर आर टू वेज। ठीक है? डिमांड को हाँ बूस्ट कर सकता है, लेकिन व्हाट इफ अगर लोगों ने सेविंग्स कर दी उन पैसों की जो बचे थे। ठीक है? फिर उसके बाद एक्सटर्नल शॉक्स, हाँ जी बिल्कुल जो है
कर सकते हैं, जो कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस को, वो इंडिया में प्रोडक्ट्स को सेल करें। लेकिन व्हाट इफ अगर उन प्रोडक्ट्स को कोई ना खरीदे? कंप्लायंस कॉस्ट डेफिनिटली कम तो है, जो हुई ही है। इससे भी जो है, मेबी जो है कंपनीज़ को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, दे आर हैबिचुअल कि हाँ, इतना तो हमें आदत है, ठीक है? उसके बाद कैveat भी है कि हाँ, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर भी सकता है, अगर वो टैक्स बेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट इसका नेगेटिव भी है कि व्हाट इफ अगर लोग जो हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिमांड ना करें? तो दिस इज़ अ डायलेमा। ठीक है, दिस यू कैन राइट इन योर मेंस एग्जाम, अगर पूछते हैं कि क्या ये बूस्ट करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट आ जाता है कि ये स्लैब स्ट्रक्चर जो है, जैसे इसेंशियल गुड्स जो है, इन पे 0% टैक्स है। फिर 5% का एक ब्रैकेट जो है वो इसमें आ गया है। ऑटोमोबाइल्स जो है 18% के ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल्स हो गया, कंज्यूमर अप्लायंसेस, टेक्सटाइल्स। फिर उसके बाद 40% जो सिन गुड्स के लिए आ जाता है। फिर सेस भी जो है लगाया जाएगा, मे बी जो ये टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। कुछ सेक्टर्स इसमें जो है वो डिसग्रंटल्ड है, मतलब यहाँ पे ना अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स है कि देखो, यहाँ पे बात की गई है जो टेक्सटाइल्स जो हैं, सपोज अगर किसी के शादी है, वो लहंगा खरीदने जा रही है लड़की, और वो ऑब्वियसली लहंगे तो काफी ज्यादा महंगे आते हैं, और अगर उसकी कोई भी ड्रेस जो है वो 22,500 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, वो ज्यादा महंगी, 22,500 से ज्यादा महंगी है, तो उसपे 18% जीएसटी लगेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, ठीक है? उसके बाद ऑटो डीलर्स, देखो, ऑटो डीलर्स क्या है कि बहुत लोगों ने क्या कर दिया, अपना जो है गाड़ी, जो कार परचेज़ है, वो पोस्टपोन कर दी है 22 सितंबर, जब ये जो है रिफॉर्म्स जो है वो लागू होंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर दैट जो है उनको कम टैक्स जो है, जो पे करना पड़ेगा, इसीलिए जो है कंपनीज़ उसके लिए रुक गई हैं। प्लस जो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखो, सपोज ये कंपनी है, इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है किसका, लेट अस सपोज कि एक्सयूवीज का, ठीक है, इन्होंने पहले, कंपनी रिटेल कंपनी है ये, ठीक है, इन्होंने पहले मैन्युफैक्चरर से जो है वो एक्सयूवीज खरीद के रखी थी, और इस पे जो है वो पुराना टैक्स स्लैब जो है 28% टैक्स जो है वो पे करा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन्होंने जो है 28% टैक्स पे किया था। अब टैक्स रिड्यूस होके जो है वो 18% के ब्रैकेट में जो है वो चला गया है। तो कंपनी ने जो है वो ज़्यादा टैक्स पे किया था। अब वो कस्टमर से जो लेगी उसको 18% का टैक्स मिलेगा। तो ये ₹10 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये कंपनी को जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑटो डीलर्स हैं, दे आर वरीड। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगी, दैट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्या, क्रेडिट क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपकी एक कंपनी है, आपने जो है, हाँ, एक लेट अस सपोज एक्सयूवी की बात करते हैं। आपने एक्सयूवी जो है मैन्युफैक्चरर से खरीदी, आपने 28% का टैक्स जो है वो पे कर दिया, ठीक है? अब आपने क्या किया, अब आपने फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचा वो आ गया 18%, ठीक है? अब ये जो ₹10 का आपको शॉर्टफॉल आया, ये ₹10 का जो शॉर्टफॉल आया, ये आपको गवर्नमेंट पे कर देगी। इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो है वो कंपनीज़ क्लेम कर सकती हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी दूँ, देखो, आपने क्या किया, आपने खरीदे लेमनेड्स, ठीक है? आपने उस पे किया 18% टैक्स पे, ठीक है? लेमनेड्स खरीद के आपने क्या किया, लेमनेड जूस बेचा, ठीक है? यू आर सेलिंग द लेमनेड जूस। लेमनेड खरीदे, नींबू खरीदे, ₹18 टैक्स पे किया, जूस बेच रहे हो तो उसपे 5% टैक्स था, ठीक है? अब ये जो गैप आ रहा है 13% का या ₹13 का, ये इसका क्या करेंगे? इसका जो है गवर्नमेंट बोलती है कि ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकती है कंपनी, बिल्स दिखा के कि हाँ, हमने इतने लेमनेड्स बेचे हैं, लेमनेड जूस जो है वो बेचे हैं, इतना हमारा टैक्स क्रेडिट जो है वो बनता है, तो ये हमें प्रोवाइड कर देना। ठीक है? ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे ही ऑटो डीलर्स में क्या हुआ कि यही जो मैंने आपको बताया, 28% से 18% या जितना भी रिड्यूस हुआ है, ये गैप जो है हू विल फिल दैट? तो इसकी वजह से जो ऑटो डीलर्स हैं, उनको जो है लॉसेस जो है वो सफर करने पड़ेंगे। इनके लिए कोई रिलीफ मेजर लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या किया, ये जो मैंने अभी आपको बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको टोटली रिमूव कर दिया गया है। देखो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनके ऑफिस एक्सपेंडिचर होते हैं, R&D होते हैं, या उनके जो स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं, जो भी उनकी खर्चा आता है उनको अपनी प्रीमाइसेस को चलाने के लिए, ठीक है? उसके लिए वो क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करते हैं। कैसे? देखो, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक पॉलिसी जो है वो बेचती है, ठीक है? अपनी एक पॉलिसी बेचती है, उसपे वो जो है क्लेम कर सकती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे कंपनी जो है वो अपना खर्चा उठाने के लिए क्लेम करती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि देखो,
ये तो इंश्योरेंस जो है ये एक सर्विस सेक्टर है, यहाँ ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विसेज में तो रॉ मटेरियल की तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे तो उसने कुछ भी नहीं खरीदा। जैसे लेमनेड के बिजनेस में हमने बताया कि उन्होंने लेमन्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 18%। बट यहाँ पे ये सर्विस सेक्टर है, रॉ मटेरियल तो इनको परचेज नहीं करना है। तो इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल्स इनका खर्चा आता है अपनी प्रेमाइसिस को फंक्शनल बनाने के लिए, किस तरीके से प्रेमाइसिस की सैलरी, वेजेस, रेंट जो भी है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती थी, इंश्योरेंस को बेचती थी और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करती थी गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ने उसको जो है वो रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखने में तो ये अच्छा मतलब it shows the pos it you know it this shows as a positive steps towards the consumer, कि कंज्यूमर के लिए जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी। बट जो कंपनीज जो है वो उनके लिए मुश्किल हो गई है, मे बी वो अपनी कॉस्ट को कहाँ से पूरा करेंगे, वो पॉलिसीज के रेट्स जो है वो और बढ़ा देंगे। तो दिस इज द अनदर जो है वो ड्रॉबैक यहाँ पे रह गया है। फिर एयरलाइंस की बात करें, जितनी भी जो ये बिजनेस क्लास सीट्स हैं, ये फर्स्ट क्लास ट्रेवल है, इन पे जो है, इन पे ज्यादा जीएसटी जो है वो रखा गया है। फिर एमएसएमईज में क्या है कि सर्विस कॉस्ट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। देखो, एमएसएमईज क्या होती हैं, दे आर बहुत छोटी छोटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सपोज करो ये एक एयरलाइंस कंपनी है, इन्होंने जो है एक एरोप्लेन बनाना है या कुछ भी बनाना है, इसके कंपोनेंट से क्या करते हैं, एमएसएमई से जो है वो खरीदते हैं, ठीक है? ये क्या करती है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है वेरियस एमएसएमईज को कि आप ये वाला प्रोडक्ट बना के दो, दूसरी एमएसएमई को बोलेगी आप ये वाला प्रोडक्ट बना के दो। लेकिन अब क्या हुआ है, जो एमएसएमईज के जो लेबर चार्जेस हैं, सपोज मैंने तो लेबर हायर करनी है ना, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एमएसएमई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी भी बड़ी कंपनी से उसका कोई स्पेयर पार्ट बनाने के लिए, ठीक है? वो लेबर हायर करेगी, लेबर को वो पहले 112 रुपया देती थी, 100 रुपीज वेज प्लस 12% का जीएसटी। अब जो है 118 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो इससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एमएसएमईज को अब रिसोर्स जो है वो क्या पता स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए मना कर दे कि भाई तुम रहने दो, हमें महंगा पड़ रहा है। क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, वो अगर थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करे तो वो अपना एक छोटा सा प्लांट खोल सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है एमएसएमईज जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे चीज है, ठीक है? वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, इसमें क्या है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। ओके, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस कि देखो, कि कोई भी जो कंपनी है जो एडिबल ऑयल्स को जो है वो बनाती है, उसको रॉ मटेरियल पे जो है वो 18% जो है वो जीएसटी जो है वो देना पड़ रहा है। लेकिन जो है उसका जो जब वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट को, तो उस पे सिर्फ 5% जीएसटी वो कलेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कंपनी है जो वेजिटेबल ऑयल बनाती है, इसने रॉ मटेरियल खरीदा, लेट अस सपोज कि इसने कोई भी क्रूड जो है वो पाम ऑयल खरीदा, ठीक है? इसने पे किया 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल जो है वो 118 जो है वो पे कर दिया। अब इसने वही जो है पाम ऑयल ये रिफाइन करके या कोई भी जो है एडिबल ऑयल जो है वो सेल किया 100 का, प्लस जो है वो 5 रुपीज उससे टैक्स लिया, तो ये हो गया 105 रुपीज, ठीक है? ये जो 13 रुपीज का जो शॉर्टफॉल है, ये लॉकअप हो गया यहाँ पे, ठीक है? ये 13 रुपीज उनको इंस्टेंटली जो है वो नहीं मिल जाएंगे, ठीक है? उसके लिए उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जो है ये फाइल करने पड़ेंगे, जिसमें टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 18% रॉ मटेरियल्स पे पे कर रहे हो जीएसटी और 5% अपने कस्टमर से रिसीव कर रहे हो जीएसटी, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है 13% का, ये हिंडर कर रहा है उनके प्रोडक्शन को, क्योंकि उनका पैसा जो है वो यहाँ पे फंस गया है। गवर्नमेंट उनको बहुत टाइमली कह रहे हैं कि ये टाइमली पे नहीं करती है, जिसकी वजह से उनका जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो फंस जाता है और वो जो है आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब आगे जो है और भी इतना सर्कल चलता है, इतने जो खर्चे होते हैं, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या ये यूएस टैरिफ्स जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हाँ, ऐसा लगता मानते हैं कि जो है जो 50% ने जो यूएस ने टैरिफ्स लिए थे, ये उसके लिए भी मतलब वो भी एक रीजन था कि जो जीएसटी 2.0 जो है ये लाए गए हैं। ठीक है। अब इससे रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि शॉर्टफॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इतना जो है वो बताया गया है। स्टेट को भी डर है कि यार पहले जीएसटी कंपनसेशन मिल जाता था, लेकिन अब जो है उनको भी अपने रिसोर्सेज को थोड़ा
ढूँढना पड़ेगा जो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। फिर नया फेडरल चैलेंज आ रहा है कि 16 फाइनेंस कमीशन में पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले फाइनेंस कमीशन कहाँ से पैसा बोलती थी देने को, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज अगर कम हो जाएंगे तो स्टेट्स को भी जो है वो कम जाएगा। तो दिस वाज द कंसर्न जो है वो शो किया गया है। नाउ व्हाट लाइज अहेड इज द टेस्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये उसको चेक करें कि किस इस चीज को किस तरीके से जो है हमारी स्टेट्स और जो हमारी सेंटर है इस चीज को टैकल कर पाती है। ठीक है। इन्फ्लेशन को मैनेज भी रखना है, क्योंकि अगर बहुत ही चीज़ें जो सस्ती कर देंगे या सप्लाई डिमांड फैक्टर्स को जो है वो पूरा प्रॉपर्ली देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रेट कट्स कर दोगे तो चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती हो जाएँगी, डिसइन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट जो है वो आ जाएगा, व्हिच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फिर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, शॉर्ट टर्म हमें रेवेन्यू जो है वो बेशक लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए दिस इज़ वेरी गुड। ये फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो किया गया है जीएसटी 1.0 से 2.0, मे बी 3.0 भी हमें देखने को मिले। फिर दिस इज द कंक्लूजन यू कैन रीड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।